हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर आपके सामने हम आ गए हैं साइंस का क्लास लेकर के। और जब ये ठान लिया गया है कि आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश सिखाना है तो प्रतिदिन हम क्लास इसके लिए आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज साइंस के कड़ी में हम आपको जो बेसिक क्लास पढ़ाए थे आपको, है ना, जिसमें बताया गया था कि परमाणु क्या है ना, परमाणु के मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताए थे। तो फिर बताया गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना मतलब क्या? किसी चीज़ का बनावट, और बनावट को ही संरचना बोला गया। और जब ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स उसका जब खोज हो गया तब बातें उठी कि आखिर ये परमाणु के अंदर कहाँ अवस्थित है ना। इसी बात को आपको पढ़ाया जाता है परमाणु संरचना में। तो कई वैज्ञानिक आए और सबका हम लोग को थ्योरी पढ़ना है और उसके बाद लास्ट में उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्लास परमाणु संरचना। देखिए, नाम ही है इसका परमाणु संरचना, है ना, परमाणु संरचना। इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग कि परमाणु के अंदर कहाँ पर जो है सो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं जे थॉम्सन, है ना। उन्होंने क्या कहा कि कौन सा वैज्ञानिक है? जे थॉम्सन। इनके बारे में आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन का खोज भी यही किए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का खोज भी यही किए हैं। ये क्या लेकर के आए? तो ये बोले कि परमाणु गोलाकार होता है ना। इनका कहना था कि परमाणु गोलाकार होता है और ये धन आवेशित गोला है, मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर है एक, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज इसमें धंसे रहते हैं। यही इनका थ्योरी था कि ये जो परमाणु है एक गोलाकार इस तरह से है, धन आवेशित गोला है ना, इसमें धन आवेश इस तरह से है। और क्या बोले कि इसके अंदर ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके अंदर भी ऐसे धंसा हुआ है इस तरह से, ये है ना। इस तरह से अगर हम लोग इसका देखेंगे, है ना, फिगर, तो इस तरह से बन करके ये आएगा। और कैसा बोले कि तरबूज की तरह, कि लाल जो उसका खाने वाला भाग है वो धन आवेशित है, जैसे उसके अंदर बीज धंसे रहते हैं वो समझो उसमें इलेक्ट्रॉन है। और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या उसमें आपस में बिल्कुल बराबर है, और इसी के कारण जो होता है परमाणु उदासीन होता है ना। इसी के कारण परमाणु क्या होता है? उदासीन, यानी परमाणु के ऊपर एक चार्ज कोई हावी नहीं होता है, यानी उसमें प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज बराबर होता है। ये जे थॉम्सन का था, है ना। लेकिन अब ये नहीं बता पाए कि एग्जैक्ट में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे प्रोटॉन है। तो उसके लिए फिर एक वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड। अब हम लोग उनका सिद्धांत देखते हैं कि उन्होंने इसमें क्या सुधार किया। तो ये थॉम्सन का था आपका, है ना। इतना बात आपको समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का, है ना। ये महत्वपूर्ण है, इससे सवाल भी आते रहता है। तो रदरफोर्ड का हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। देखिए, इसमें है कि ये सोने का पत्थर लिया, गोल्ड फॉइल है ये, है ना, सोना का है ये पत्थर है ना, सोना का। और इस पे अल्फा कण से अटैक कराया गया, ठीक है, अल्फा कण से अटैक कराया गया। अल्फा कण के बारे में आपको पता है, 3 रेडियो ये एक्टिव रेज हैं, है ना। अल्फा है, बीटा है, गामा। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है अल्फा, है ना। अल्फा से ही सोने के पत्थर पे क्या कराया गया? अटैक कराया गया। और ये कैसा जानेंगे आप लोग कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अटैक कराने के बाद क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। इस तरह से अल्फा कण, इस तरह से ऐसे अटैक हुआ है ना। ध्यान से आप देखेंगे इसको फिगर, उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे घटना सो। देखिए, है ना, सारे अल्फा कण हैं। अब यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या घटना घटा। तो अटैक के बाद देखा गया कि ज़्यादातर जो किरणें थी, अल्फा किरणें,
है ना, वो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधा पार कर गई। देख रहे हैं यहाँ पार करने, तो इसका संख्या ज़्यादा है। कुछ किरणें जो थी वो अपने रास्ते से विचलित हो गई, है ना, बिल्कुल सीधा नहीं जा करके इधर क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई अपने रास्ते से। और 1,00,000 में एक किरण जो था वो बिल्कुल वापस हो गया, है ना, ये घटना घटा है। अल्फा कैन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से क्या बात निकल करके आता है रदरफोर्ड के थ्योरी से, सो हम लोग सीखेंगे मेनली, और आपको ध्यान से यहाँ पे सीखना है। अब देखो, ज़्यादातर किरणें जो पार हो गई उससे क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, तो उससे पता चलता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है। यानी आप कह सकते हैं कि परमाणु जो है सो अधिकतर उसका जो भाग है वो खोखला है ना। जैसे मान लो इस तरह से तार फेंसिंग किया हुआ है, इस पे आप स्टोन से अटैक करेंगे, है ना, घेरा रहता है तार इस तरह से, तो ज़्यादातर क्या होगा, जब हम पत्थर उस पर अगर मारेंगे तो ज़्यादातर पत्थर पार कर जाएगा। पार करने का कारण क्या है कि उसके बीच में, तार के बीच में गैप ज़्यादा है। तो उसी तरह से यहाँ से पता चलता है, जो किरणें सीधी पार कर गई उससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है। दूसरी बात, कुछ किरणें जो है सो अपने रास्ते से हट जाती है ना। रास्ते से जब हट जाती है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अब चूंकि जिस किरण से हम अटैक करा रहे हैं इस पे, है ना, वो धन आवेशित है ना। और धन आवेशित हम लोग आवेश का वो थ्योरी पढ़े हैं कि समान आवेश जो रहता है, प्लस प्लस जो रहता है, एक दूसरे को क्या करता है, दूर हटाता है ना, खींचता है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है ना। और जो अपोजिट साइन रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा, है ना, खींचेगा। तो अब ये दूर जाने का कारण क्या निकल करके आया कि ये भी प्लस, तो इससे उनको अनुमान लगा कि जरूर बीच में कोई ऐसा है जिसका आवेश क्या है, धन आवेश है। परमाणु के अंदर बीच में कोई ऐसी जगह है जहाँ धन आवेश है, जो इसको बाहर की ओर क्या कर रहा है, भेज दे रहा है ना। ये भी प्लस, और अल्फा जिससे अटैक कर रहे हैं वो भी प्लस, तो दूर जाएगा। प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब तीसरी बात, जो लौट गया किरणिक, उस पर क्या रिजल्ट निकल करके आता है, तो उससे पता चला कि बीच में जरूर कुछ ऐसा ठोस है। जैसे हम बॉल को दीवार पे मारते हैं, तो अगर वहाँ पे खोखला रहेगा तो बॉल पार कर जाएगा। बॉल वापस बैक कब होगा, जब उस सामने जब मारे हैं तो वहाँ पे कुछ उसको रोकने वाला है, ठोस कुछ वहाँ पे है ना, जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ से वापस भेज दे रहा है। तो इससे पता चला कि बीच में जरूर कुछ ऐसा छोटा सा जगह है जो ठोस के रूप में है, जहाँ से ये किरणें वापस लौट रही है। और इसी किरण को, है ना, रदरफोर्ड के द्वारा कहा गया है नाभिक, है ना। इसी किरण, इसी जो जगह है इसको कहा गया क्या, रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक कहा गया। और यही से एक प्रश्न आपका आता है कि नाभिक का खोज किसने किया है, तो नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड ने, है ना। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। यहाँ से क्या निकल कर के आया है, अब अगर आप पॉइंट में याद करना चाहे, है ना, तो रदरफोर्ड ने आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट वो क्या बताया आपको, है ना। वो बताते हैं कि परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के बीच में बिल्कुल मध्य में, है ना, परमाणु के मध्य में भाग एक है ना। उस भाग को इन्होंने कहा कि उस भाग को क्या बोला इन्होंने, नाभिक बोला, जो बिल्कुल कहाँ है, परमाणु के मध्य में है। नाभिक में इन्होंने क्या बोला कि उसमें धन आवेश है। तो नाभिक में हम लोग जानेंगे कि उसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक कण और है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता है। तो इसी के कारण तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। नाभिक, ये न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, धन आवेश। इसी कारण नाभिक का आवेश भी धन आवेश हो जाता है। यहाँ समझेंगे आप। तीसरा बात, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है ना। तीन बातें इनसे निकल करके आई। अब यहाँ पर ये तीनों बातों आपको याद रखना है कि नाभिक बीच में रहता है, परमाणु के बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन के उपस्थिति के कारण नाभिक धन आवेश हो जाता है पूरा कंप्लीट उसका। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये तीन बातें रदरफोर्ड के सिद्धांत से निकल करके आती है। लेकिन अब इनमें भी कमियां हैं, है ना। थॉमसन जैसे क्लियर नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आखिर परमाणु के अंदर कहाँ है, तो रदरफोर्ड बहुत बात बता चुके हैं, लेकिन ये भी नहीं क्लियर कर पाए कि इलेक्ट्रॉन आखिर घूमता है कैसे। क्या कारण है कि हम लोग पढ़े हैं
इसके बारे में, है ना, कि विद्युत चुंबकीय किरण जो पढ़ते हैं उसमें आपको बताया जाता है एनर्जी के बारे में कि अगर कोई ध्यान आवेशित कण, है ना, इस तरह से घूमते रहता है ना, अगर कोई ध्यान आवेशित कण है और वो लगातार इस तरह से क्या करेगा, यहीं पे दिखाते हैं आपको कि लगातार जो है इस तरह से अगर घूमता है इसमें ये आपका यहाँ पे नाभिक है। अगर कोई धन आवेशित कण, चाहे ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, अगर वो इस तरह से वो बोले कि घूम रहा है ना, तो ऊर्जा विकिरण का सिद्धांत है एक, है, और वो सिद्धांत कहता है कि अगर वो चारों तरफ घूमेगा कोई आवेशित कण तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, और ऊर्जा में कमी होगी तो घूमते घूमते इतनी कमी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है सो नाभिक में गिर जाएगा। तो क्या ये परमाणु का नाश हुआ कभी नहीं, परमाणु लगातार अभी तक कांस्टेंट है। तो इससे पता चला कि वो निश्चित नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन को आखिर ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है। अब इसके लिए एक वैज्ञानिक आएंगे नील्स बोर, है ना, तो अब हम लोग नील्स बोर का थ्योरी देखेंगे। और इनका कमी में आप क्या याद रखेंगे कि इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसे घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, ये बात को ये बताने में असमर्थ हुए कौन, रदरफोर्ड। लेकिन एक क्रेडिट बहुत बड़ा जाता है इनका कि इन्होंने खोज कर दिया किसका, नाभिक का। अब देखिए रदरफोर्ड का क्या है कि रदरफोर्ड भी इन्हीं के बातों को लेकर के आगे बढ़े। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, हम लोग आवर्त सारणी में ही पढ़ते हैं, तो न्यूलैंड्स आए थे, न्यूलैंड्स का अस्टक नियम आया था, मेंडलीफ का आया था, है ना, तब न लास्ट में जाकर के मोसले का आया। तो सब एक दूसरे को आधार मान करके ही आगे बढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड भी कहे कि परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के अंदर एक जगह है नाभिक जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहता है ना। लेकिन वो क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर घूमता है ना, ये एक अच्छा इधर बार से बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर घूमता है वो निश्चित रास्ते पर घूमता है ना, ये एक निश्चित इसका रास्ता बताए और उसी निश्चित रास्ता को कहे कि इसको हम लोग कक्षा कहेंगे और यहीं से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलते रहता है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। अब सारा दोष दूर हो गया, है ना, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता है, तो क्योंकि वो ऐसे रैंडमली नहीं घूमता है, वो एक किसी निश्चित कक्षा में घूमता है और उस निश्चित कक्षा से ही उसको ऊर्जा मिलते रहता है, इसीलिए उस कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये जो निश्चित रास्ता है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कक्षा कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसी को ऑर्बिट कहते हैं और इसको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है ना, ऊर्जा स्तर, और ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, है ना, एनर्जी सेल भी बोला जाता है। तो यही वो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा नहीं नाश होगा क्योंकि घूम रहा है और वहीं से उसको ऊर्जा मिल रहा है। और ऊर्जा वाला में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होता है और न ही ऊर्जा का नाश हो जाए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग लिए विद्युत ऊर्जा, लाइट जला रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा, फैन चलेगा, है ना, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा, तो एक रूप से दूसरा रूप में क्या होता है, बदल जाता है। अब बहुत बड़ी कमी दूर हो गई कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें रिवॉल्व करेगा उसमें जो है सो उसको ऊर्जा का उसका नाश नहीं होगा। बाकी सारा बात वही है जो रदरफोर्ड का था। अब इसमें बताया गया है इनके द्वारा कि ये जो है कक्षा, है ना, हम लोग इसको इधर से काउंट करेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह से ये कक्षा बनते जाएगा। इन्होंने कक्षा का नाम भी रखा है ना, 1 2 3 4, पहला कक्षा को K, दूसरा को L, तीसरा को M, चौथा को N, है ना। ये कंटिन्यू करेगा ऐसे, है ना, ये नहीं समझना है कि N पे लास्ट हो गया। लेकिन हम लोग जो 9th क्लास 10th क्लास तक जहाँ आपको पढ़ना है उतना ही तक वो उस नियम को फॉलो करता है, इसलिए वहीं पे रोकते हैं हम लोग, है ना, बल्कि वो कंटिन्यू जाता है। ठीक है, अब ये बताए हैं कि किस कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, ये बताया इन्होंने। यहाँ पे आप देखेंगे कि अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके लिए एक फॉर्मूला लेकर के आए हैं। ये फॉर्मूला है 2n
स्क्वायर, जहाँ पर n जो है वो रहेगा आपका कक्षा की संख्या, है ना। n जो रहेगा वो रहेगा कक्षा की संख्या। अब देखिए, जैसे आपको k का कक्षा संख्या कितना है 1, है ना, तो हम 2n² अगर करेंगे तो n के जगह रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 इंटू 1 तो 2, यानी k कक्षा में मैक्सिमम कितना रहेगा 2। l कक्षा की अगर बात करें, ये k कक्षा का हो गया। l कक्षा की अगर बात करें तो कक्षा संख्या 2 है, और 2 फॉर्मूला में भी है 2n², तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, तो 4 दूना 8, यानी l कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करेंगे m का, इसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूना 18, यानी m कक्षा में 18। इसी तरह आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, ये कंटिन्यू इस तरह से करेगा। लेकिन ये नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसमें एक बात आपको याद रखना है नोट में, कि अगर कोई ऑर्बिट लास्ट कर रहा है ना, कक्षा कोई अंतिम कर रहा है, तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, है ना। इस बात को याद रखना है ना। वो अगले कक्षा में चला जाएगा। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, है ना, नहीं रहते हैं। इस बात को आपको नोट में याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थॉम्सन का, है ना, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का। अब इसके बाद देखेंगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, है ना, कि हाइड्रोजन में कैसे रहेगा, सोडियम में कैसे रहेगा, मैग्नीशियम में कैसे रहेगा, कैल्शियम में कैसे रहता है, पोटेशियम में कैसे रहता है, और उस पर अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पे आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व जो धातु है और कौन जो है अधातु है ना, किससे धन आयन बन सकता है, किससे ऋण आयन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और आप लगातार इस बेसिक क्लास को, साइंस को देखते रहिए, कि 9th के बच्चों के लिए भी है और 10th के बच्चों के लिए भी है। और जो 10th के एग्ज़ाम के बाद, है ना, उसके बाद अगर कहीं एडमिशन एंट्रेंस की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है सो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही पूछा जाता है, क्योंकि एक समझने वाला ये चैप्टर है और बिल्कुल ये लिंक करता हुआ बिल्कुल आगे बढ़ता है ना। तो बेस है बिल्कुल साइंस का, और लगातार देखेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आप इससे सीखेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु अधातु की पहचान, धन आयन और ऋण आयन। फिर आ जाएंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन की ओर, और फिर आगे यौगिक के